हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की जो यूकेपीएससी की उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो असिस्टेंट अकाउंटेंट सहायक लेखाकार की वैकेंसी आई है, तो उसके प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही थी। तो इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट आप लोग का अपलोड किया था अपने चैनल पे। और इसके अलावा इसका जो पूरा सिलेबस है कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करी हुई है। तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। इससे आप लोग को ये पता चल जाए कि आपके उसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आनी हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करिए। अच्छा, इसके अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स जो यूनिट्स दे रखे हैं, जैसे बुक कीपिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, अलग अलग जो भी आपके यूनिट वाइज दे रखा है, तो उसके अलग अलग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जा कर के सेपरेट अलग अलग यूनिट की तैयारी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट मैं सॉल्व करवा रही हूँ, उसमें कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, जिससे कि अच्छे से आप लोग की तैयारी भी हो जाए, साथ ही रिविजन भी। जो आप लोग का कॉमर्स का प्रैक्टिस सेट सेकेंड है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, द मोस्ट रिगरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज। तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है, यानी कि आपने जो रेशियो एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रबंधकीय लेखांकन जो है, उसमें जो रेशियो एनालिसिस पढ़ा था, अनुपात विश्लेषण, तो वहाँ पर हमने लिक्विडिटी रेशियो भी पढ़े थे। तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि जो लिक्विडिटी की सबसे अच्छी जांच या सबसे कड़ी जांच होती है, तो कौन से अनुपात से, कौन से रेशियो से होती है। करेंट रेशियो से चालू अनुपात जो हो जाएगा, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो पूर्ण तरलता अनुपात, क्विक रेशियो तरल अनुपात, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा कड़ी जांच होती है, सबसे पहले हम लोग जो लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं तरलता अनुपात, तो उसमें जो पहला हम लोग रेशियो निकालते हैं, करंट रेशियो निकालते हैं, चालू अनुपात। क्या हो जाता है फॉर्मूला, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जो पहला प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन था, वहाँ पर क्लियर बताया था कि कौन सी करंट एसेट्स हैं हमारी और कौन सी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो वो हो जाएगा, उसमें रख करके फॉर्मूले में हम करंट रेशियो निकाल लेते हैं, तो उससे हमें तरलता की जांच तो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि कड़ी जांच होती है, तो कड़ी जांच किस में होती है, जब हम पूर्ण तरलता अनुपात निकालते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो जब निकालते हैं, तो वहाँ पर जो करंट हमारी एसेट होती हैं, उसमें से भी कुछ चीज़ें लेस कर दी जाती हैं, तो हमारी क्या निकल आती हैं, लिक्विड एसेट निकल के आती हैं। कौन सी चीज़ें हो जाती हैं, आप लोग का स्टॉक हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो लेस कर दिए जाते हैं, और आपका निकल करके आ जाती है लिक्विड एसेट। तो इससे जो अनुपात निकलता है हमारा, वो हो जाता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो पूर्ण तरलता अनुपात। और यही अनुपात क्या हो जाता है, तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो पूर्ण तरलता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये कथन किसका है। आपको ये बताना है कि जो नियोजन होता है, नियोजन क्या हो जाएगा, प्लानिंग क्या होती है। हमने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, या बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर मैनेजमेंट में प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या कहें तो प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है नियोजन। नियोजन के बेसिस पर ही उसकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जितना अच्छा उसने नियोजन किया होगा, जितना अच्छी उसने प्लानिंग करी होगी, उसी के बेसिस पर उसके सारे कार्य सही ढंग से होते चले जाते हैं। इसीलिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रबंध के जो कार्य होते हैं, वो प्रबंध की प्रक्रिया कितना होते हैं, जो प्रोसेस कितना होते हैं मैनेजमेंट के कार्य, क्योंकि पहले नियोजन होता है, निर्देशन है, संगठन है, समन्वय है, एक प्रोसेस कितना है, सारे कार्य चलते चले जाते हैं। तो जो नियोजन होता है, वो भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये कथन किसका है, या ये डिफिनेशन किसने दी है। एलन ने, टैरी ने, हार्ले ने, न्यूमैन ने। तो यहाँ पर जो डिफिनेशन ये दी है, वो किसने दी है, एलन ने दी है। लुइस एलन जो थे, वो ये उनकी डिफिनेशन है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यानी कि नियोजन में ये चीज़ होती है, ये प्लानिंग क्या है, भविष्य में हम जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसको पहले ही हम डिसाइड कर लेना, या पहले ही उसकी एक पूरी योजना तैयार कर लेना। सपोज़ कर लीजिए, अगर आपके घर में किसी की शादी होती है, किसी भी तरह का कोई भी ओकेजन होता है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो उसकी पूरी क्या करते हैं, प्रिपरेशन ही तो की जाती है कि कितना उसमें हमारा मनी इन्वेस्टमेंट होगा, कितना ज़्यादा पूंजी लगेगी, कितना ज़्यादा हमारे गेस्ट आएंगे, कितना उनके लिए डेकोरेशन की, कितने बड़े हॉल की, सारी चीज़ों की क्या करते हैं, प्लानिंग ही तो करते हैं। तो एक बिजनेस में भी वो प्लानिंग की जाती है, तो वही हो जाएगा हमारा नियोजन, प्लानिंग। तो ये डिफिनेशन किसकी है, ये हो जाएगी एलन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। निम्न में से कौन सा लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो आपने पढ़े होंगे, जो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी, तो स्टार्टिंग में ही कुछ आप लोग के प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग काम करती है, या लेखांकन जिसके बेसिस पे होता है। तो उसमें जो आपके फंडामेंटल कहिए या फिर ये कहिए बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, उसमें से कौन सा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस, व्ययों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्व प्रकटीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, लागत एवं लाभ का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो व्ययों का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस, इसमें क्या होता है कि जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी या जो भी जो सर्विसेज दी जा रही हैं, उनकी जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, प्रत्यक्ष लागत होती है, उसको व्यय माना जाता है। अदत्त व्ययों को भी व्यय माना जाता है और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, उनको भी हम व्यय मान लेते हैं। ये भी आधारभूत सिद्धांत है लेखांकन का। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्व प्रकटीकरण का सिद्धांत, ये भी क्या है, आपका जो लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत है उसमें आता है। इसमें क्या रहता है कि लेखांकन में पूरी ही ऑनेस्टी रखनी चाहिए, पूरी निष्पक्षता रखनी चाहिए और लेखांकन ऐसा होना चाहिए जो सारी ही चीज़ों को बुक्स में जो भी बिजनेस है उसकी पूरी ही स्थिति को दर्शाता हो। तो इसमें क्या रहता है कि जो भी चीज़ें हमने लेखांकन में यूज़ करी हैं, जैसे कि ह्रास की विधि, कौन सा डिप्रिसिएशन का मेथड हमने यूज़ किया है, अगर उसमें कोई चेंजेस किए हैं, कैसे हम स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, उसमें जो भी परिवर्तन है या जो भी संभावित दायित्व होते हैं, उन सबको बैलेंस शीट में नीचे एक टिप्पणी के तौर पर, एक नोट्स के तौर पर दिखा देना चाहिए, जिससे कि जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो पूरी तरह से बिजनेस की स्थिति को दर्शाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत। तो ये भी जो है आपका लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है। इसमें क्या रहता है, एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर ही बुक्स में दिखाया जाता है, चाहे बाजार मूल्य बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है उसी पर ही हम एसेट्स को दिखाते हैं बुक्स में। तो ये हो जाएंगे आपके तीनों ही आधारभूत सिद्धांत। कौन सा नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, लागत एवं लाभ का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो आपका बेसिक सिद्धांत नहीं है, आधारभूत नहीं है, ये लेखांकन के परिवर्तनशील सिद्धांतों में आता है। 3 तरह के मेनली आपके दे रखे हैं जो लेखांकन के सिद्धांत हैं। जो फर्स्ट है वो आधारभूत संकल्पना या अवधारणाएं दे रखी हैं, सेकंड में लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत है और थर्ड क्या है, लेखांकन की परिवर्तनशील सिद्धांत है। जो आपका लागत एवं लाभ का सिद्धांत है, ये सिद्धांत लेखांकन का परिवर्तनशील सिद्धांत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, लागत एवं लाभ का सिद्धांत। आई होप आपको अच्छे से समझ में सारे सिद्धांत आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन, शून्य आधार बजट सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। तो आपने बजटिंग पढ़ी होगी, बजट पढ़ा होगा, तो बजट के कई तरह के होते हैं, बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि जीरो बजट हो जाता है आपका, फ्लेक्सिबल बजट होता है, कैश बजट होता है, मास्टर बजट होता है, डिपार्टमेंटल बजट्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, सेल्स बजट होगा, परचेज बजट होता है, अलग अलग तरह के बजट होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है जो शून्य आधार बजट होता है सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया गया था या कहाँ पर प्रयोग में लाया गया था। तो जो शून्य बजट था वो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोग में लाया गया था या सबसे पहले यूज़ किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें क्या रहता है कि हम शून्य आधार बजटिंग में मेनली जो बजटिंग की जाती है, तो जो पहले के हमारे बजट होते हैं उनको ध्यान में रख करके उन्हीं से आंकड़े देखे जाते हैं कि किस मद में, किस आइटम्स में हमने कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस किए हैं, कितनी हमें इनकम हुई है। तो उससे थोड़ा हमें एक अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि जो बजट बनाते हैं वो फ्यूचर के लिए ही तो बनता है, पहले के जो आगे करने वाले हैं उसी के लिए तो अपना बजट निर्धारित करते हैं कि इतनी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, इसके लिए हमें इतनी इनकम की आवश्यकता होगी। तो वही चीज़ है, लेकिन जब ज़ीरो बजट की बात हम कर रहे होते हैं तो हम प्रीवियस कुछ भी नहीं देखते, हम सब कुछ ज़ीरो मान लेते हैं और ज़ीरो मानकर हम सोचते हैं कि हमें ये कार्य करना है तो हमारी क्या इसमें एक्सपेंसेस होंगे और कहाँ से हमें इनकम आएगी। हम पुराना कुछ भी नहीं देखते, तो वो हो जाता है ज़ीरो बेस्ड बजट। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाई, भारतीय लेखांकन मानकों को जारी करता है। तो आपने पढ़ा होगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ आपके अंतर्राष्ट्रीय हैं और कुछ भारतीय हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा, भारतीय लेखांकन मानक की बात कर रहा है कि वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं या कौन उन्हें इशू करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान, जिसे आप शॉर्ट में ICAI भी बोलते हैं। तो जो भारतीय लेखांकन मानक होते हैं, क्लियर कट क्वेश्चन है, ना रिजर्व बैंक जारी करेगा, ना केंद्र सरकार, ना ही राज्य सरकार। कौन जारी करेगा, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इंक्लूड्स, संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित है। आपने पढ़ा होगा ऑडिटिंग में संपत्ति एवं दायित्वों का सत्यापन एवं मूल्यांकन, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सत्यापन और मूल्यांकन दो चीज़ें होती हैं, भी हम डिस्कस करेंगे इस पर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो संपत्तियों के सत्यापन में आती हैं। पहला हो जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण,
वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के उचित मूल्य का सत्यापन, वेरीफाइंग द आंसर एंड फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, ये सत्यापित करना कि संपत्ति प्रभार से मुक्त है। ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि संपत्तियों के सत्यापन में क्या सम्मिलित है। तो सबसे पहले हम यही समझ लें कि संपत्तियों का सत्यापन क्या है, तो क्लियर हो जाएगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सत्यापन में क्या होता है कि जो अंकेक्षक होता है, जो ऑडिटर होता है, वो इस बात को क्लियर करता है कि जो भी संपत्तियां हैं जो बुक्स में दिखाई गई हैं, वे अंकेक्षक का काम क्या होगा, यही जाँच करना ना कि जो भी बुक्स में दिखाई गई हैं, एंट्रीज़ हैं, बुक्स में जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वास्तव में है या नहीं है, सही है या नहीं है। वही चीज़ वो सत्यापन में करता है कि जो भी संपत्तियां एसेट्स दिखाई गई हैं एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती हैं, विद्यमान हैं या नहीं है, तथा किसी भी तरह का उन पर कोई भी प्रभार है या नहीं है, किसी तरह के प्रभार से मुक्त हैं वो, कोई भी उन पर चार्ज नहीं है। इस चीज़ को चेक करना और साथ ही ये देखना कि जितनी वैल्यूएशन की गई है, जितना उनको दिखाया गया है, जिस मूल्य पर दिखाया गया है, वास्तव में उतनी ही मूल्य की वो हैं या नहीं है। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या आ जाती हैं, सत्यापन में सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पर जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो भी किया जाता है, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के उचित मूल्य का सत्यापन ये भी होगा। साथ ही ये भी देखना कि संपत्तियां जो प्रभार से मुक्त हैं या नहीं है। तो संपत्तियों में ही क्या आ जाता है, मूल्यांकन भी आता है। अगर हम पूछें कहीं पर आए क्वेश्चन कि सत्यापन का क्षेत्र बड़ा है या फिर मूल्यांकन का, आपका जो है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स ज़्यादा बड़ा है या फिर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ एसेट जो होता है वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उसमें वैल्यूएशन भी आ जाता है। संपत्तियों के सत्यापन में ही मूल्यांकन को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये तीनों ही पॉइंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज, वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के अंतर को कहते हैं। तो दो तरह की लागतें यहाँ पर पूछी हैं आपसे, एक एक्चुअल कॉस्ट बता रखी है, यानी कि किसी भी वस्तु की, किसी भी एसेट की जो एक्चुअल में कॉस्ट है, और दूसरी प्रमाप लागत है, जो हम वस्तु बना रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो एक हम पहले खुद भी अनुमान करते हैं कि एक अंदाज़ा लगाया जाता है, कुछ स्केल भी अलग से दे रखी हैं, एक किस तरीके से स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक हमने डिसाइड कर ली कि इस वस्तु को बनाने में इतनी हमारी आएगी, लेकिन वास्तव में उसको बनाने में कितनी कॉस्ट हमारी आई। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, प्रॉफिट, लाभ, डिफरेंशियल कॉस्ट, भेदात्मक लागत, वेरिएंस, विचरण, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की सीमा। तो क्वेश्चन ये में आपसे पूछ रहा है कि जो वास्तविक लागत होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है उसकी, और जो प्रमाप लागत होती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस क्या कहलाता है, वो हो जाता है वेरिएंस, यानी कि विचरण। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, आपको याद होगा हम लोग निकालते थे MCV, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकालते थे, लेबर कॉस्ट वैरिएंस निकालते थे, सामग्री लागत विचरण जो हमारा एक अलग चैप्टर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दे रखा है वहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वेरिएंस, विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर आपको बताना है कि दो चीज़ें दे रखी हैं, एक साइड बताई गई है कि एसेट कोई, और दूसरी साइड आपको ये बताना है कि ये वही एसेट है या नहीं है। आपने पढ़ा होगा एसेट कई तरह की होती हैं, कुछ इंटेंगिबल होती हैं, टैंगिबल होती हैं, वेस्टिंग होती हैं, फिक्टिशियस होती हैं। तो वही क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी एसेट वो नहीं है जो उसके सामने दे रखी है। तो गुडविल इंटेंगिबल एसेट, ख्याति अमूर्त संपत्ति, आयल वेल वेस्टिंग एसेट है, तेल का कुआं क्षयशील संपत्ति है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट है, प्रारंभिक व्यय कृत्रिम संपत्ति, स्टॉक इन ट्रेड लिक्विड एसेट है, स्कंद जो है वो तरल संपत्ति है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। गुडविल जो होती है एक अमूर्त संपत्ति है, गुडविल को हम नहीं देख सकते, लेकिन क्या होता है, गुडविल की वैल्यू होती है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने निकाला होगा, कई मेथड्स होते हैं, एवरेज मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, आपका कई तरह के मेथड्स दे रखे हैं निकालने के गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू तो हम निकालते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन बुक्स में वो हमारी होती है। वो किस तरह की एसेट हो जाएगी, अमूर्त संपत्ति, इंटेंगिबल एसेट, करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑयल वेल वेस्टिंग एसेट, तेल का कुआं जो होता है वो क्षयशील संपत्ति है। क्षयशील संपत्ति या वेस्टिंग एसेट्स वो होती हैं जैसे जैसे हम उनको यूज़ करते जाते हैं उसमें उनकी जो क्वांटिटी होती है, मात्रा घटती चली जाती है, कम होती जाती है। तो जैसे भी तेल के कुआं हैं उससे आप तेल निकालते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी मात्रा कम होती चली जाती है। तो वही हो जाएगी वेस्टिंग एसेट, ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट हैं, कृत्रिम संपत्ति हैं। जो प्रारंभिक व्यय होते हैं, प्रारंभिक व्यय कौन से होते हैं, जब भी इनकॉर्पोरेशन होता है किसी कंपनी का तो वहाँ पर जो स्टार्टिंग में होते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उसको हम एसेट्स में दिखाते हैं। जो आपका बैलेंस शीट का दो साइड होते हैं, आपका लायबिलिटी हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। एसेट साइड में हम इसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंतर्गत दिखाते हैं जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं, ये फिक्टिशियस होते हैं, बनावटी संपत्तियां होती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, इसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये फिक्टिशियस एसेट हैं, कृत्रिम संपत्ति हैं, करेक्ट है।
स्टॉक इन ट्रेड लिक्विड एसेट है, इसका अंदर जो है वो तरल संपत्ति, यही ऑप्शन क्या है आपका गलत हो जाएगा। जो स्टॉक होता है वो आपका लिक्विड एसेट नहीं है, ये करेंट एसेट है, चालू संपत्ति होती है। इससे पहले के क्वेश्चन में जो मैंने आप लोगों को बताया था तो वहाँ पर समझाया था कि जो लिक्विड एसेट होती हैं निकालने के लिए हम करेंट एसेट में से स्टॉक को लेस करते थे, तो स्टॉक जो है वो लिक्विड एसेट नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्टॉक इन ट्रेड जो है वो लिक्विड एसेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी तरह की और भी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए आएंगी जहां पर और डिटेल में मैं आप लोग को और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इनकम टैक्स रेट ऑन ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉर एन इंडिविजुअल इज, एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर किस दर से कर लगेगा? तो आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल गेन आता है, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम जो होती है वो आएगा, और अदर सोर्सेज। ये 5 हेड आपके होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है आपका दीर्घकालीन पूंजी लाभ, यानी कि जो कैपिटल गेन होती है 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की। जो दीर्घकालीन हमारा होता है उस पर किस दर से टैक्स लगता है? जब आपने टैक्सेशन निकाला होगा, इनकम तुमने निकाल ली 5 हेड से, उसके बाद जब उस पर टैक्स लगाते हैं, पहले तो डिडक्शन आपकी लेस हो जाएंगी 80C से 80U तक की, उसके बाद उस पर हम टैक्स लगाते हैं। जो हम टैक्स लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर हम जो हमारी कैपिटल गेन से होती है LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो दोनों को अलग कर लेते हैं। दोनों को जब अलग करते हैं तो जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है कितने दर पर लगता है? वो लगता है आपका 20% पर, 20% पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, 20%। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर कितना लगता है? उस पर हमारा 15% लगता है, 15%। यहाँ पर हमसे लॉन्ग टर्म पूछा गया था तो 20% हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल वेयर देयर इज नो सेटिस्फैक्टोरी सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक? जहां आंतरिक जांच पद्धति संतोषजनक नहीं है वहां अंकेक्षण की कौन सी पद्धति ठीक रहती है? तो क्वेश्चन है पूछ रहा, आपने पढ़ा होगा जो अंकेक्षण होता है, जो ऑडिट होता है कई तरह का होता है, चालू होता है, नियमित होता है, सामयिक होता है, वार्षिक होता है, कई तरह का होता है। तो उसी में पूछ रहा है कि अगर आंतरिक जाँच जो हो रही है, आंतरिक जाँच जो हो रही है वो अगर पद्धति उसकी संतोषजनक नहीं है तो वहाँ पर अंकेक्षण की कौन सी पद्धति यूज़ करनी चाहिए या ठीक रहती है? कंटिन्यूअस ऑडिट, निरंतर अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट, मध्य अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट, लागत अंकेक्षण और टैक्स ऑडिट, कर अंकेक्षण। तो जब हमारा आंतरिक जांच अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो भी हमने अकाउंट्स वगैरह रख रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा संभावना है कि कुछ लोग जो हैं वो गबन करने का या कपट करने की कोशिश कर सकते हैं, या सही ढंग से हमारे जो बुक्स हैं वो नहीं रखी जा रही हैं, तो वहाँ पर हमें कंटिन्यूअस ऑडिट का यूज़ करना चाहिए। निरंतर अंकेक्षण, निरंतर अंकेक्षण में रहता है कि जो भी हमने खाते रखे हैं, जो भी हमारी एंट्रीज करी जा रही है, उनकी लगातार जांच होती रहती है। तो कहीं पर भी कपट होगा, फ्रॉड होता तो वहीं पर उसे पकड़ लिया जाएगा, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, कंटिन्यूअस ऑडिट, निरंतर अंकेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज 50% कंप्लीट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट ऑफ विल बी। जब ठेका 50% पूर्ण है तो सामान्यतः लाभ की निम्नलिखित रकम क्रेडिट की जाती है। तो आपने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाते हैं तो वहाँ पर जो ठेका होता है कभी कभी कंप्लीट होता है, कभी इनकम्प्लीट होता है। तो जब ठेका हमारा पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट होगा, तो वहाँ पर लाभ की कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी? तो अगर हमारा ठेका 1/4 मूल्य से कम होता है तो वहाँ पर हम कुछ भी लेकर के प्रॉफिट में नहीं जाते। अगर हमारा जो ठेका होगा वो 1/4 से अधिक और 1/2 से कम होता है तो वहाँ पर हम कितना लेके जाते हैं? 1/3। और अगर हमारा जो ठेका होगा 1/2 से अधिक होता है तो वहाँ पर हम 2/3 पार्ट जो होता है उसका, वो अर्जित लाभ का लेकर के लाभ में जाते हैं। जो लाभ की रकम क्रेडिट की जाती है वो 2/3 होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, 2/3 ऑफ द अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। According to Company Act 2013, it is required to pay maximum interest rate on calls in advance. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अग्रिम याचना पर अधिकतम ब्याज की दर देय होगी। तो ये आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा और कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा। जो अब हम लोग का कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है वहाँ पर कि जो अग्रिम याचना होती है, एडवांस, हम कॉल इन एडवांस होती है, तो वहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट कितना देते हैं? मैक्सिमम 5%, 10%, 12% या फिर 15%। तो दिया जाता है वो 12%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द क्विक रेशियो इफ करंट रेशियो इज इक्वल टू 3:1? स्टॉक हो जाएगा 30,000, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी 60,000 की।
चालू अनुपात 3:1 है, रहतिया 30,000 का है, कुल चालू दायित्व तो हमारे हैं 60,000 के। त्वरित अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर आपको करंट रेशियो बता दिया है, आपको क्या निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है इसको निकालना। अगर आपको उसका फॉर्मूला याद होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। करंट रेशियो जो हमारा बताया था 3:1 हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन में आपके गिवन है। वैसे तो आप इसे ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से इसका फॉर्मूला ज़रा लर्न होंगे। स्टॉक कितने का था, स्टॉक हो जाएगा 30,000 का, और जो लायबिलिटी थी वो कितने की थी, 60,000 की थी। फार्मूला क्या हो जाएगा निकालने का, जो हमारा करंट रेशियो का फार्मूला था 3:1 है आपका, 3/1 कर लीजिए, इक्वल टू करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी हम लिखते हैं। ये तो इसका फार्मूला होता है करंट रेशियो निकालने का। अब हमारा यहाँ पर 3:1, तो 3/1 हमने किया। करंट एसेट हमें नहीं पता है, एक्स कर लिया हमने। करंट लायबिलिटीज हमारी जो है गिवन थी क्वेश्चन में 60,000 की, रख लीजिए। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हमारा बाहर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना आ जाएगा 1,80,000। और एक्स हमारा क्या है, एक्स है हमारी करंट एसेट। तो करंट एसेट कितनी निकल के आ गई हमारी, 1,80,000 की। अब इससे अगर हमें लिक्विड एसेट निकालनी है तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए क्या करना है, 1,80,000 में से हम स्टॉक को लेस कर देंगे। तो 1,80,000 माइनस कितना हो जाएगा, 30,000। तो हमारी लिक्विड एसेट निकल के कितनी आ जाएगी, 1,50,000 की। अब हमें लिक्विड एसेट पता चल गई, करंट लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी थी। अब हम अपने फॉर्मूले में रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिक्विड रेशियो निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था, लिक्विड एसेट शॉर्ट में लिख लीजिए LA, और करंट लायबिलिटी। कभी कभी इसको जो है यहाँ पर भी लिक्विड लायबिलिटी भी हम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं आपके, तो यहाँ पर हम करंट लायबिलिटी ही ले लेंगे। तो लिक्विड एसेट कितनी है, जो भी हमने निकाली थी, कितनी, 1,50,000 की, अपॉन हो जाएगा करंट लायबिलिटी कितने की है, 60,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5:1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन एक बार, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। 2.5:1 हमारा आया था, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2.5:1। आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन में हमें कैसे निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। अंश ऋण खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, चालू दायित्व एवं प्रावधान मद के अंतर्गत, रिजर्व एंड सरप्लस संचय अधिशेष मद के अंतर्गत, शेयर कैपिटल अकाउंट अंश पूंजी खाता के अंतर्गत, अनसिक्योर्ड लोन आरक्षित ऋण के अंतर्गत। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारा, जब आपने शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो वहाँ पर हम फॉर फ्यूचर अकाउंट हमारा आता है। तो जो हमारा अंश ऋण खाता होता है, फॉर फ्यूचर अकाउंट होता है, तो उसको हम बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाते हैं, किसके अंतर्गत दिखाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस संचय अधिशेष मद के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इनकम टैक्स वाज लीव्ड इन इंडिया फर्स्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसके द्वारा भारत में सबसे पहले आयकर लगाया गया। सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स, सर न्यूटन, सर लूकस पैसियोली। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो इनकम टैक्स पहली बार इंडिया में लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था। तो वो लगाया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा। कब लगाया गया था, तो ये लगाया गया था 1860 में। अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रथम बार आयकर भारत में कब लगाया गया था, तो वो हो जाएगा 1860। कंफ्यूज मत होइएगा कि जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 है, तो अगर आपके आंसर में वो दे रखा हो आपने वो लगा दिया तो गलत हो जाएगा। पहली बार जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें उस क्रांति से जो भी हानियाँ हुई थी उन सबको पूरा करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए 1860 में सर जेम्स विल्सन जो थे उन्होंने पहली बार भारत में आयकर इनकम टैक्स लगाया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्शन ए, सर जेम्स विल्सन। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।